तो बेटा एक समरी लो, देखो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब साल के एंड में जो हमने पैसे के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स बनानी है। हम लोग पूरा साल बुक्स बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर बनाते हैं। बिजनेस की बात सोचो, एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है, एंट्रीज करता है, रिकॉर्ड। बिजनेस में कोई सेल हुई, कोई परचेज हुई, उसने सामान रिकॉर्ड किया, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, इनकम रिकॉर्ड की। पर जब एक साल खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और उसकी बैलेंसेस अगले साल जाएंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट यूज होते हैं। एक होता है कि हमने एक साल का रिकॉर्ड बनाना है, एक होता है एक साल के रिकॉर्ड को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस बिकम्स ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये जो बात क्लियर है हमें। तो कंसीडरिंग दैट हम क्या करते हैं, हम साल के फाइनेंशियल के एंड में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे पूरा साल आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, नोटबुक बनती है, साल में एंड में क्या बन जाता है, रिपोर्ट कार्ड। ऐसे बिजनेस का भी एक रिपोर्ट कार्ड है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। दूसरा बनाया जाएगा बैलेंस शीट। क्या बनाया जाएगा? बैलेंस शीट। ये दो कंपल्सरी स्टेटमेंट है जो हर बिजनेस में बनेगा। उसके बाद वो ठीक है। अब बिजनेस की नेचर क्या है? किसी बिजनेस की नेचर सोल प्रोप्राइटर है, किसी की पार्टनरशिप है, किसी की कंपनी है। तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट लगेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नॉर्मल बिजनेस रूल्स लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब। अभी हम प्लस 1 में क्या पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। तो उसमें यही बनेगा। जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो हम पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमें और एडिशनल अकाउंट्स में बात कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको ध्यान से समझे। इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? अब मैं आपको तीनों का एक ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट जो बनेगा, आपने ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट इकट्ठा बनाना है। मैं सिर्फ शॉर्ट में समरी बता रहा हूं। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ठीक है। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि ये साल के एंड में एक ही बार बनता है, तो डेट की जरूरत है। तो आपने इसका 1/3 क्वेश्चन रख लेना है ट्रेडिंग के लिए और 2/3 रख लेना है पी&एल के लिए। इतना समझ लो सारे। तो पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं जितना भी करवाया। एक बनेगी बैलेंस शीट। क्या बनेगी? बैलेंस शीट के अंदर इट इज अ स्टेटमेंट, अ समरी ऑफ अ पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारे बिजनेस में क्या क्या है एक साल के एंड में, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ समरी ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था। क्या प्रिपेयर किया था? ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम्स आती हैं? जनरल एंट्री कौन सा क्वेश्चन है? इसको सर्कल लगा दो, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स आती हैं। अब दोबारा से हम अपनी उस क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ठीक है ना। क्या टर्म याद है हमें? एलएस, ठीक है ना। तो इनके अंदर हम क्लासिफाई करेंगे। एसेट्स कहाँ आएंगे? यहाँ पे। लायबिलिटी और कैपिटल कहाँ आएंगी? यहाँ पे। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट की नेचर क्या होगी? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? तो डेबिट साइड पे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इनकम एंड गेन्स। समझ लगी बात? तो बाय में सारी क्या आएंगी? इनकम्स। टू में सारे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। बात समझ आ गई? ठीक है। अब बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पिछले साल का जो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर उसमें हमने कुछ खरीदा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो है मतलब ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा? हम एक दिन शुरू करते हैं, साल शुरू करते हैं, तो पिछले साल का क्या कैरी फॉरवर्ड आया हमारे पास, हम पहले वो देखेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज बुक का टोटल ट्रायल बैलेंस है, परचेज का बैलेंस होगा। तो यहाँ पे नेट परचेजेस क्या आएगा? नेट, व्हाट इज नेट परचेजेस? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज माइनस, ये प्रीवियस वीडियो बनाई उसमें मैंने डिटेल में बताया। ऐसे आएगा बाय नेट सेल्स। क्या आएगा? बाय नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर इसके बाद जो सामान बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मोटा मोटा खरीदा क्या बेचा क्या, उसको कहते हैं ग्रॉस ट्रांजैक्शन, ओवरऑल ट्रांजैक्शन।
मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूँ, मैंने 10 लाख के मोबाइल खरीदे, मैंने 20 लाख के बेचे, मेरे पास 5 लाख के बच गए। इस तरह से मैंने बुक्स खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीस की, मेरे पास 50,000 की बुक्स पड़ी है और मैंने 3 लाख की बेची है, तो मोटा मोटा कितना पैसा बचा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रेफर करेंगे उसको? जीपी। क्या रेफर करेंगे? जीपी। रेट पेन बढ़ाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे रेफर करेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा ट्रांसफर। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। बेटा देख, हमने कहा इतने का सामान बेचा, ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये भी बिकेगा, इसका टोटल, इसका टोटल बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अगर इस साइड आया तो प्रॉफिट, इस साइड आया तो लॉस। ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल। पीएनएल का जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल। पीएनएल का कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। प्रॉफिट फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर कहाँ ट्रांसफर होता था? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब हमने एक्सपेंसेस डालने, क्या डालने? अब एक्सपेंसेस को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक हम क्लासिफाई करेंगे एज अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। हमने इसको भी लास्ट लेक्चर में बताया, एक्सपेंसेस को दो तरह से बांटेंगे, एक होंगे ऑपरेटिंग, एक होंगे नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। अब जो नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली जो बिजनेस की नेचर से रिलेटेड। अब इसकी क्लासिफिकेशन एक ये होती है, एक क्लासिफिकेशन और होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और, ठीक है। तो एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन, एक मिनट, ठीक है, आइदर वो डायरेक्ट है, आइदर वो इनडायरेक्ट के अंदर आएगा कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग। पहले तो क्लासिफिकेशन लॉजिक फिर इसके अंदर जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट है या तो इनडायरेक्ट। बैठ दो पार्ट अपना रिवाइज करें, इकोनॉमिक्स से बिजनेस का क्या चीज बनी रहते हैं, कौन सा रिवाइज करो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट होते हैं। अब पहले तो इनका डिफरेंस समझते हैं कि डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट कौन से। ये पॉइंट समझ आ गया तो 90% चैप्टर समझ आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जिनको हम आउटपुट के अकॉर्डिंगली वेरिएशन होती है। मैंने 2 चीजें बेची, मैंने 10 चीजें बेची, मैंने 20 चीजें बेची, तो खर्चा चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी लेबर से पर्सन को काम पे रखा, उसने बोला कि तुमने ये बॉक्स उठा के रखने, पर बॉक्स 5 रुपए मिलेंगे। तो 2 बॉक्स रखेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपए। 50 बॉक्सेस रखेगा तो कितने मिलेंगे? 250। 100 बॉक्सेस रखेगा तो कितने मिलेंगे? 500। दूसरी जगह पे मैंने एक अपने पास एम्प्लॉय रखा है कि तूने भी 9 बजे आना है, 9 बजे से 6 बजे तक काम करना है, तो जो मैं इतनी फिक्स सैलरी दूंगा। हम जैसे उसमें कम काम करवाए या ज्यादा काम करवाए, किस तरह के वो हमारी मर्जी है। तो किसी दिन शायद 2 बॉक्सेस उठा रहा है, किसी दिन 10 बॉक्सेस उठा रहा है, किसी दिन 50 बॉक्सेस उठा रहा है, किसी दिन 1000 बॉक्सेस उठा रहा है, ऐसी होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब जो पहले केस था उसमें हम उसके काम के अकॉर्डिंग पैसे दे रहे थे, आउटपुट के अकॉर्डिंग दे रहे थे। तो the amount paid to a person या amount incurred for the goods is directly proportionally relationship in relation to the output or the quantity of the goods। जब पैसा या खर्चा हम कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके साथ डायरेक्टली इक्वेट करता है, उसके साथ डायरेक्टली कोरिलेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो पहले केस को वेजेस कहा जाएगा, दूसरे केस को सैलरीज कहा जाएगा। आप यहाँ रूम में 10 बच्चे बैठे हो, 20 भी बैठे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या एक्स्ट्रा होगी, किसी में रहेगी? तो क्या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आउटपुट पर डिपेंडेंट है? तो उसका मतलब डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। मैंने टेप पैकिंग करनी है, पैकिंग करने की टेप आती है, ठीक है, 50 रुपए रूल है फॉर एग्जांपल। वो कितने रोल्स लगेंगे, किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिपेंडेंट है या कि पक्का ये 10 रोल लगने? तो वो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ पैकेजिंग? कैसे? आउटपुट पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है कि अभी एक रोल में 5 बॉक्सेस होंगे। दूसरी बात, एक और मेजर चीज, जो खर्चा परचेजेस से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? वो डायरेक्ट होगा। जो सेल से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। जो खरीदते वक्त मैंने ट्रांसपोर्टेशन का बिल दिया, सामान की लोडिंग अनलोडिंग का बिल दिया, उसकी इंस्टॉलेशन का बिल दिया, कैरेज इन्वर्ट की, ऑक्ट्राई की, इस तरह के खर्चे दिए, वो सारे क्या मान जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो खर्चे हम सेल्स के टाइम करते हैं, जैसे डिलीवरी वैन रखी है हमने,
5 कस्टमर, मेरा एक रेस्टोरेंट है, 5 कस्टमर्स का ऑर्डर आया, मैंने उनको सामान दे दिया बेचने के लिए। क्या हम किलोमीटर तुरंत चेक करेंगे कि इसके 2 किलोमीटर गए, इसके 10 किलोमीटर गए, इसके 15 किलोमीटर गए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल फिक्स डिलीवरी चार्जेस 10 किलोमीटर तक कितने, 20 किलोमीटर तक कितने, ऐसा रख के अपने पर्सन को भेजेंगे और उससे पैसे ले लेंगे। तो वो कौन सा खर्चा हुआ? इनडायरेक्ट। तो इस तरह से हमने आइटम को, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, साइज ऑफ बिजनेस की, बिजनेस का साइज 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 50 करोड़, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी एक्सपेंस के आइटम्स अलग अलग होंगे। जो इनके बिजनेस में हो रहा है, क्या पता दोनों का सेम बिजनेस है, पर इसका एक दूसरी लोकेशन में, इसका दूसरी लोकेशन में, क्या पता इसके बिजनेस की टर्नओवर 100 करोड़ है, इसके बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ है। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि किस तरह से कैलकुलेशन। तो जहां पे कैलकुलेशन परचेजेस पे और सर्टेन एंड आउटपुट बेस पे हम पर यूनिट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस चीज पे इतना खर्चा हुआ। जैसे पेन बनता है, पेन को बनाने में इंक कितनी लग रही है, वो क्या है, डायरेक्ट। प्लास्टिक क्या लग रहा है, कैलकुलेटेबल है, ठीक है ना। पर कोई गम से वो फिक्स कर रहे हैं, तो क्या गम कितनी लगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल बन रहा है, इसमें वुड है, वुड क्या है, कैलकुलेटेबल। कितने साइज की कितनी वुड लगी, इसमें फेविकॉल कितने लगी, पेज कितने लगे, क्या वो कैलकुलेटेबल है? नहीं कैलकुलेटेबल। तो वो क्या बन गया, इनडायरेक्ट। तो एक मैंने एक बेसिक सा लॉजिक दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो अभी आपने इसमें डाला है। फिर आता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल, रबर, स्केल, एवरीथिंग दैट विल बी व्हाट, ऑपरेटिंग। पर मैं किसी स्कूल से ऑर्डर लेने गया, उन्होंने कहा ये स्पोर्ट्स का सामान भी चाहिए, हमें किसी से दिलवा दो। मैंने, कोई मेरा फ्रेंड है स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में गया, ये शूज और सामान सप्लाई कर दे, मैंने उससे खरीदा, कुछ मार्जिन रखा, दे दिया। तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स शूज बाय स्टेशनरी पर्सन को क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट तो दोनों है, तो वो क्या बन जाएगा, क्या पता मुझे हर साल ठेका मिल गया, कहते हैं आप ऐसे करो, ये स्पोर्ट्स इवेंट करवाओ, मैं सिर्फ बैग्स बनाता हूँ, वो कहते हैं यार स्पोर्ट्स और जर्सीज भी दो। मैं दो लोगों को बोला कि हर समय सामान दे दिया। हाँ, कल को अगर 2-4 साल रेगुलर मेरी एक्टिविटी बन गई, तो इसका मतलब वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो बन गई, एक ट्रेडिंग बन गई, एक मैन्युफैक्चरिंग बन गई। गेटिंग द पॉइंट। पर जो चीज हमारे पास नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम खरीदते नहीं, बेचते नहीं, हम कुछ सर्विसेज देते हैं जो वंस इन अ व्हाइल होती है। गेटिंग द पॉइंट। तो वो इंटरेक्ट। मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, 3 फ्लोर पे काम चल रहा है, एक चौथा फ्लोर खाली है, कोई कहता है सर हमें रेंट पे दे दो, रेंट पे दे दिया, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, रेंट रिसीट। तो वो रेंट मेरी इनकम है। ऑपरेटिंग हुई कि नॉन ऑपरेटिंग हुई, नॉन ऑपरेटिंग हुई। मेरे बिजनेस में ना एक ऑर्डर आना है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसका टेंडर फाइनल हो रहा है, मैंने उसके लिए पैसे अलग से रखे, पर वो मान लो उसकी पेमेंट करनी है 2 साल बाद, तो मैं कहता हूं 2 साल पैसा ऐसे ही पड़ा है, इसको एफडी करवा देते हैं, ठीक है ना, ये सूटेबल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उससे हमें इंटरेस्ट आया, तो वो इनकम है कि नहीं है, इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। पर वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग। गेटिंग अ पॉइंट। इस तरह की चीजें तो हमें बिजनेस के अंदर पहले आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है कि, अगर डायरेक्ट होगा तो कहां पे शो होगा, ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां शो होंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहां शो होंगे, पीएनएल। अगर आपको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अभी नहीं भी पता लगता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहले समझना है। पहले आपने चैप्टर नंबर 18 करते टाइम सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ जाए। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, हम इसके साथ ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग लिख लेंगे, बट अगर वो नहीं भी आ रहा तो अभी फोकस नहीं करना जो भी डाला है। गेटिंग अ पॉइंट। ऐसे यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम तो होती सेल्स ही है, सेल्स के अलावा और कोई ऑपरेटिंग इनकम होती नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट, ये वो सब कुछ। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम डालने के बाद यहाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे उसको, नेट प्रॉफिट। ये बात आई समझ, यहाँ तक क्लियर। हाँ बेटा, एक बारी फोर्थ क्वेश्चन समझाता हूं, ग्रॉस करवाया हुआ बेटा वीडियो को पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चंस में बाद में आते हैं, पहले फॉर्मेट कर लो भी, थ्योरी चल रही है। तो इसका मतलब पहले हम एक्सपेंसेस डालेंगे डेबिट साइड पे, राइट साइड पे इनकम, डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट वाले पीएनएल में। अब ये जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कैपिटल। कहाँ जा रहा है, अब मैं आपको कैपिटल और बैलेंस शीट समझा देता हूँ, ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो सी बैलेंस शीट है ना, ये हमारा हर साल में जो कमाया प्रॉफिट है उसका जो प्लस माइनस हुआ, प्रॉफिट लॉस आया, नेट प्रॉफिट आया या बाय नेट लॉस आया। मैं मान लो मेरे बिजनेस में, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख रुपए से, तो मैं उसके एसेट्स कौन से खरीदूंगा, कौन कौन से एसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड एसेट, दूसरा क्या होता है
करंट एसेट, तीसरा कौन सा होता है फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगी, एसेट्स कितने तरह के हैं, 3 तरह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है आपको पता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेचर थिंग, इसमें भी वही आइटम्स आएंगे। अब अगर तो पैसे ऑनर ने दिए तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। हमने बाहर से उधार लिया, नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट लायबिलिटी। बेसिकली कैपिटल एंड लायबिलिटी दो चीजें होती है ना। इस लायबिलिटीज का मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या होता है, जो बाहर वाले को पैसे देंगे। इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं, कैपिटल को। इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं, तो कैपिटल इंटरनल और लायबिलिटीज एक्सटर्नल। कैपिटल इंटरनल और लायबिलिटीज एक्सटर्नल में अगर शॉर्ट टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म है तो करंट लायबिलिटी। तो ये बिजनेस ने जहां से पैसा लिया है, ये जहां पे पैसा लगाया है, तो दीज आर रेफर्ड एज सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये बिजनेस में पैसा लगाया था, आई बात समझ, ठीक है। अब ये जो कैपिटल का प्रॉफिट आया था, हम इसको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल होगी हमारे पास, या कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे तो, क्योंकि बिजनेस ने कैपिटल के पैसे देने हैं ना फ्यूचर में ऑनर को, ये भी बना हुआ है मोमेंट देखो, ठीक है ना, पुराना ट्रेडिशनल होता था, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्रॉफिट, अगर कोई ड्राइंग्स भी होगी तो बीच में से क्या आ जाएंगी, माइनस, फिर वो क्या निकल के आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च, साल के स्टार्टिंग में बना रहे हैं कि एंड में बना रहे हैं, तो हमें कैपिटल यहाँ पे कौन सी शो करनी है, क्लोजिंग शो करनी है, ओपनिंग शो नहीं। क्लियर हुई बात। तो ये मैंने एक समरी दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। 18 और 19 चैप्टर में ये तीनों इकट्ठे बनाने हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, यही फॉर्मेट चलना। तो 18 चैप्टर में पहले 10 तक क्वेश्चंस, 9 तक क्वेश्चन इसके, 8 तक इसके, 3 क्वेश्चन इसके, फिर 8 क्वेश्चन इसके। पहले 20 क्वेश्चन तीनों के सेपरेट है, फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन तीनों के कलेक्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट डे क्या करोगे, सिर्फ ट्रेडिंग के क्वेश्चन करोगे 2 to 8, फिर उसके बाद 9 to 11। अब ये 1 to 11 ही खत्म करना है, इसकी मैं इलस्ट्रेशंस भी बताता हूँ, इसके बैक भी बताता हूँ, वही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आया नहीं समझ,